माय सेल्फ आयुष शर्मा और आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो अगर मैं ये कहूं कि ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो बात बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जब तक चाहे कोई सी भी क्लास हो, तब तक आपको इस टॉपिक की जरूरत, इस चीज की, इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। इस कॉन्सेप्ट के बिना केमिस्ट्री हो ही नहीं सकती थी। इस टॉपिक के बिना ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है, इंसान 10th क्लास में सीखता है इसको और फिर जब तक वो लाइफ में केमिस्ट्री पढ़ेगा तब तक वो इस टॉपिक को यूज करता रहेगा। तो अगर आपको आगे, तो आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो कि आगे जाके कॉमर्स ले लेंगे, आर्ट्स ले लेंगे, लेकिन मैक्सिमम मैं समझता हूँ यहाँ पे जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे वो जेईई या नीट वाले होंगे, तो उसके लिए उनको तो केमिस्ट्री पढ़नी है, तो ये टॉपिक उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाली क्लासेस में भी आपको ऐसी शायद ही कोई रिएक्शन, अगर आपको कोई ऐसी रिएक्शन मिल जाए जहां पे कि ये टॉपिक ना लग रहा हो, तो आप समझिए कि आपकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है, आप बहुत ज्यादा लकी हैं, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस का। तो शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। तो समझेंगे पहले समझेंगे कि बैलेंसिंग होती क्या है, बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ी, और बैलेंसिंग ना करें तो क्या क्या दिक्कत होगी, और फिर समझेंगे कि बैलेंसिंग होती कैसे है केमिकल इक्वेशंस की। तो पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। केमिकल इक्वेशंस क्या था, केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारी बन जाती है केमिकल इक्वेशन। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक एग्जांपल लेते हैं पहले। मान लेते हैं मैंने हाइड्रोजन को, जो कि H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। हाइड्रोजन हमेशा, जो कि एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कभी भी ऐसे सिंगल फॉर्म में नहीं रहती कि H, अकेला एटम नहीं रहता। हाइड्रोजन क्या करती है, हाइड्रोजन का एटम क्या करता है, अपने जैसे दूसरे एटम के साथ हमेशा बॉन्ड बना के एक H2 का मॉलिक्यूल बना के रहता है। H2 इस फॉर्म में मिलती है हमको, हाइड्रोजन जो मिलती है एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलती है हाइड्रोजन, ठीक है, H2 प्लस इसकी मैंने रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन हमको O2 के फॉर्म में मिलती है एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन जो है वो भी हमको O2 के फॉर्म में मिलेगी, वो अकेला ऑक्सीजन का एटम हमको नहीं मिलेगा, ठीक है, O2। इसके बाद जो प्रोडक्ट बना वो हम सबको पता है क्या बनना चाहिए, वाटर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो जाहिर सी बात है हमारा वाटर बन के आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, H2O, जो कि हमारा वाटर है, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा जब हम हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे। अच्छा, तो ये तो हो गई केमिकल इक्वेशन एक। लेकिन अगर आप एक बात नोटिस करें यहां पे, इसमें अगर आप एक बात नोटिस कर पाए तो इसमें एक दिक्कत है। अभी इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है कि ये हमारी रिएक्टेंट साइड है और ये हमारी प्रोडक्ट साइड है। ये हमारी रिएक्टेंट साइड है और ये हमारी प्रोडक्ट साइड है। अच्छा, ये तो मैंने केमिकल इक्वेशन लिखी, एक बार मैं इसकी केमिकल रिएक्शन भी लिख देता हूं कि केमिकल रिएक्शन क्या हुई। केमिकल रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और उसने क्या बनाया, वाटर फॉर्म किया उसने, ठीक है। ये हमारी केमिकल रिएक्शन है और इसके बाद ये उसकी केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन हमको क्या बता रही है, सिंपल, कि हाइड्रोजन है एक तरफ और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया और दूसरी साइड में प्रोडक्ट में हमको क्या मिला, वाटर मिला। ये हमको बता रही है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। उसकी हमने केमिकल इक्वेशन लिखी। केमिकल इक्वेशन में अब दिक्कत ये आई कि यहां पे रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के दो एटम है, हाइड्रोजन के दो एटम है यहाँ पे H2, हाइड्रोजन के दो एटम है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन के प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन के दो ही एटम है H2, ठीक है, दिक्कत ये नहीं है। दिक्कत है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड में तो दो एटम है, O2 के फॉर्म में एक मॉलिक्यूल बना हुआ है ऐसा ऑक्सीजन का, ठीक है, O2 एक मॉलिक्यूल बना हुआ है रिएक्टेंट साइड में O2 का, ठीक है, ऑक्सीजन। लेकिन प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन सिर्फ हमारे पास एक ही है। प्रोडक्ट साइड में तो हमारे पास एक ही ऑक्सीजन का एटम आया ना, प्रोडक्ट साइड में तो एक ही है, रिएक्टेंट साइड में दो थे, प्रोडक्ट साइड में एक है। और जबकि मैंने केमिकल रिएक्शन का जो पहला वीडियो था उसमें मैंने क्या बताया था, केमिकल रिएक्शन में कोई भी एटम ऐसा नहीं हो सकता कि गायब हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी एटम गायब हो जाए केमिकल रिएक्शन में,
ठीक है, केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी एटम गायब हो जाए या फिर कोई नया एटम क्रिएट हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये ऑक्सीजन का एक जो क्या कहते हैं एटम था, ये कहां गया, ऑक्सीजन का एक, ये अनबैलेंसिंग कैसे हो रही है भाई। बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज बैलेंस कब होती है, जब दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपके लिए क्या होगा, आपके लिए ये लेफ्ट हैंड साइड होगा, नहीं यही वाला लेफ्ट हैंड साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब दोनों बैलेंस हो जाए, जब दोनों बराबर हो जाएं, तब उसको हम क्या कहते हैं चीज को, कि ये चीज अब क्या हो गई है, बैलेंस हो चुकी है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जब दोनों बराबर हो जाएं, तब हम कहते हैं बैलेंस हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे बराबरी नहीं हो रही है, यहाँ पे इधर ऑक्सीजन का एक एटम ज्यादा है और इधर एक कम हो गया, तो यानी अभी ये बैलेंसिंग नहीं हो पा रही है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम कहेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हमारी केमिकल इक्वेशन अभी क्या है, अनबैलेंस्ड है। तो ऐसी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या, स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जहां पे नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में बराबर ना हो, ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। ध्यान ये रखना कि स्केलेटल रिएक्शन नहीं होती, स्केलेटल रिएक्शन नहीं होती, स्केलेटल इक्वेशन ही होती है। क्योंकि रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन हमसे क्या कर रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बना रहे हैं। इक्वेशन, रिएक्शन ने तो हमसे सिंपल ये कहा, लेकिन जब हमने उसकी इक्वेशन बनाई तब ये दिक्कत आई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, वो हमको एटम के फॉर्म में नहीं मिलेगी, वो हमको एक मॉलिक्यूल मिलेगा O2। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल, यहाँ पे अब रीअरेंजमेंट हुआ, ठीक है, उसके बाद ये बना हमारा H2O, ठीक है। अच्छा, ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे स्केलेटल इक्वेशन, जिसमें कि दोनों साइड्स बराबर नहीं है, LHS और RHS बराबर नहीं है, ठीक है। स्केलेटल रिएक्शन नहीं होती, स्केलेटल इक्वेशन ही होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये दिक्कत आ गई, ठीक है, कि ये एक एटम गया कहां, एटम ना तो क्रिएट हो सकता ना डिस्ट्रॉय हो सकता। क्यों, क्योंकि एटम क्या है, हमने पढ़ रखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एटम क्या है, एटम के पास भी तो मास है, एटम गायब होने का मतलब क्या है कि मास गायब हो गया, और एटम क्रिएट होने का मतलब क्या है कि मास क्रिएट हो गया। तो मास ना तो क्रिएट हो सकता ना डिस्ट्रॉय हो सकता, इसलिए एटम ना तो क्रिएट हो सकता ना डिस्ट्रॉय हो सकता। तो अब ये यहाँ पे क्या हुआ, अब मैं समझाता हूं कि यहाँ पे हुआ क्या है एक्चुअल में, ठीक है, एक्चुअल में हुआ क्या, ध्यान से देखें अगर हम। अच्छा, एक बात सोचिए कि एटमॉस्फेयर में ऐसा तो नहीं है ना कि हाइड्रोजन का एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ऐसा तो नहीं है कि हाइड्रोजन का एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है पूरे एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोजन का एक यही वाला H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के कई सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे जिनको हम गिन नहीं सकते। हाइड्रोजन के इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे एटमॉस्फेयर में तो जिनको हम गिन भी नहीं सकते। भाई ऐसा एक इकलौता मॉलिक्यूल यही थोड़ी होगा कि जिसको हमने रिएक्शन में यूज कर लिया, इस जैसे ना जाने कितने मॉलिक्यूल होंगे एटमॉस्फेयर में। इसी तरीके से ऑक्सीजन के ना जाने कितने मॉलिक्यूल होंगे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की कमी तो है नहीं हमारे पास। तो यहां पे एक्चुअल में हुआ क्या होगा, यहां पे क्या हुआ, ये एक H2 था, ठीक है। इक्वेशन हमसे, केमिकल रिएक्शन हमसे क्या कह रही है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन पहले हमसे क्या कह रही है वो देखते हैं। हाइड्रोजन जो है उसने ये नहीं कहा हाइड्रोजन के कितने एटम कितने मॉलिक्यूल, उसने कुछ नहीं कहा, उसने ये कहा कि हाइड्रोजन एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन एलिमेंट से रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना रहा है वाटर। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और वाटर फॉर्म कर रहे हैं, हमसे ये कह रही है केमिकल रिएक्शन। उसने ये नहीं कहा कि हाइड्रोजन के इतने एटम रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के इतने एटम, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। अब क्योंकि एटमॉस्फेयर में कई सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे एक्चुअल में ये रिएक्शन होगी कैसे, यहाँ पे हाइड्रोजन का इकलौता मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे इसके जैसा एक और मॉलिक्यूल होगा हाइड्रोजन का, ये दोनों हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ। हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे, और यहां पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा इसके दो मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे, यहां पे प्रोडक्ट साइड में वाटर के दो मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे रिएक्शन होने के बाद। तो ये हमारी, अब ये केमिकल इक्वेशन अगर आप देखें तो इस केमिकल इक्वेशन में क्या है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और दो वाटर के मॉलिक्यूल है।
अब देखते हैं क्या ये केमिकल इक्वेशन जो है इस रिएक्शन के हिसाब से ही है। तो रिएक्शन क्या कह रही है, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये तो बराबर है। लेकिन अब यहाँ पे अब क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स काउंट करें, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, टोटल हो गए 4, 4 हाइड्रोजन के एटम यहाँ पे है, हाइड्रोजन के 2, अब यहाँ पे क्या है, H2O के 2 मॉलिक्यूल हैं, H2O का एक मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और इसके इधर ये हाइड्रोजन, ठीक है, इस जैसे 2 मॉलिक्यूल है, ये एक O, ये O, ये O, ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल मैंने वाटर के बना दिए, 2 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितनी हो गई, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गई। तो यानी हाइड्रोजन हमारे दोनों तरफ बैलेंस हो गए। इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन हमारे दोनों तरफ बराबर हो गए, इधर भी हाइड्रोजन के 4 एटम है, इधर भी हाइड्रोजन के हमारे पास 4 एटम सब आ गए हैं। लेकिन हाइड्रोजन की तो कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन तो पहले भी बैलेंस थी भाई, हाइड्रोजन तो पहले भी बराबर थी, यहाँ पे H2 का 1 था, यहाँ पे भी H2 था, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत थी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम है, 2 एटम, यहाँ पे कितने एटम आ गए ऑक्सीजन के, एक ये वाला एक ये वाला, ऑक्सीजन 2 है ना, तो ऑक्सीजन के आ गए यहाँ पे 2 एटम। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई, 2 एटम ऑक्सीजन के यहाँ, 2 एटम यहाँ, 4 एटम हाइड्रोजन के यहाँ, 4 एटम हाइड्रोजन के यहाँ। अब इसको हम कहेंगे, अब ये केमिकल इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो गई, जितने एटम इधर हैं उतने ही एटम इधर हैं। इधर टोटल कितने एटम है, 6, इधर टोटल कितने एटम है, 6, काउंट कर सकते हैं, 2 2 और 2 और 2, 6 हो गए। इधर कितने हैं, इधर इसमें कितने, 2 और 1 3, और 3 का डबल यानी 3 2 6, तो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, दोनों साइड एटम बराबर हैं, और हर एलिमेंट के एटम पर्टिकुलरली बराबर हैं, जितने हाइड्रोजन उतने ऑक्सीजन, जितने हाइड्रोजन इधर उतने हाइड्रोजन इधर, जितने ऑक्सीजन इधर उतने ऑक्सीजन इधर, यानी अब ये रिएक्शन हो गई बैलेंस्ड। तो ये है बैलेंस्ड इक्वेशन का पूरा कॉन्सेप्ट कि बैलेंसिंग क्या होती, क्या है बैलेंसिंग, दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बराबर करने को ही हम बैलेंस करना कहते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स को हमें इक्वल करना होता है, बट हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम को हमें बराबर करना पड़ता है, तब हम कहते हैं कि केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है, स्केलेटल इक्वेशन कहलाती है हमारी, या फिर उसको हम अनबैलेंस्ड भी कह सकते हैं, अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटल इक्वेशन, फिर उसको हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बैलेंसिंग, इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, बाकी अभी डेफिनेशन वगैरह देखते हैं क्या है। इसको इरेज करके एक और एग्जांपल देखा जाए इसी टाइप का, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बाकी आज इस लेक्चर में, अभी हम आगे इस लेक्चर में कई सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं इसी के, क्योंकि इस टॉपिक की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने बता दिया ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको आगे आप जब तक भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे आपको इस चीज की जरूरत हमेशा पढ़ने वाली है। अच्छा पहले ये बता देता हूँ कि इसकी जरूरत क्यों है, बैलेंसिंग हमें करनी क्यों है। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा हमें बैलेंसिंग करनी क्यों है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है हमारा, उसको हमें फॉलो करना है, हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है। भाई मास ना तो क्रिएट हो सकता ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता, मास क्रिएट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, तो एटम भी ना तो क्रिएट हो सकता ना डिस्ट्रॉय हो सकता, तो उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। केमिकल रिएक्शंस के अंदर, केमिकल रिएक्शंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम ब्रेक नहीं कर सकते, केमिकल रिएक्शंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ब्रेक नहीं किया जा सकता, उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कभी ब्रेक नहीं होता, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर जगह अप्लाई होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कि केमिकल रिएक्शन नहीं है, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं हमारी, वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा ब्रेक हो जाता है, लेकिन वो अभी टॉपिक नहीं है, अभी तो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक आ जाता है फिजिक्स में, वो फिजिक्स का टॉपिक है। केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शंस जो है उनमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ब्रेक नहीं हो सकता, एटम ना तो क्रिएट हो सकता ना डिस्ट्रॉय हो सकता, एटम ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा।
ऐसा नहीं हो सकता। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, बाकी फिर मैं आपको लिखवा दूंगा बाकी सब चीजें। तो एग्जांपल है हमारा मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम जो है या फिर मैग्नीशियम और कुछ मेटल्स हुई, मैक्सिमम जो मेटल्स है, मैक्सिमम, सारी मेटल्स नहीं कह रहा मैं, सारे मेटल्स की नहीं कह रहा, मैक्सिमम जो मेटल्स हैं, लेकिन मैक्सिमम मेटल्स जो हैं वो इस फॉर्म में रहती हैं, मतलब एक सिंगल एटम के फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं हमारे मैक्सिमम मेटल्स, ठीक है, मैक्सिमम मेटल्स, ठीक है, एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। जैसे कि ये हुआ हमारा मैग्नीशियम, अच्छा, और इसी फॉर्म में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। मेटल्स जो है वो एक सिंगल पर्टिकुलर एटम के फॉर्म में रिएक्ट करते हैं। इसकी हमने रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन से, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। ये हमने कहां देखी, आपकी एक्टिविटी 1.1 एनसीईआरटी की, उसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था। बर्न करने का मतलब क्या होता है, कंबशन रिएक्शन, और कंबशन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन, ठीक है। तो मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, इसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बन के आया था वो बन के आया था मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, मैग्नीशियम हमें इस फॉर्म में मिलेगा, ऑक्सीजन हमको इस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, O2 के फॉर्म में। प्रोडक्ट जो बनेगा वो MgO बनेगा, MgO2 नहीं बनेगा, MgO2 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 9th क्लास में आपने सीखा है मॉलिक्यूल का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, Mg, ये ऑक्सीजन, Mg की वैलेंसी कितनी होती है हमारी, +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2 हमारी। इनको जब क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, Mg2O2, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा, MgO। फॉर्मूला हमारा MgO बन के आएगा इसका, ठीक है, फॉर्मूला हमारा बनेगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला MgO ही होगा। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत फिर से वही है, मैग्नीशियम का यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे 1 एटम है, कैसे हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता। ऑक्सीजन का 1 एटम, 2 एटम यहाँ पे, 1 एटम यहाँ पे, 1 एटम कहाँ गया, रिएक्शन हुई, 1 एटम गायब हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, ये तो हम कर नहीं सकते, ठीक है। क्या करें अब, तो ये हमारी ये क्या है, ये स्केलेटल इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ये स्केलेटल इक्वेशन है, ठीक है, स्केलेटल इक्वेशन। इस स्केलेटल इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब तो बैलेंस करेंगे इसको, बैलेंस करने के लिए हमें दिक्कत कौन क्रिएट कर रहा है, दिक्कत किसने क्रिएट की है, मैग्नीशियम ने तो दिक्कत नहीं क्रिएट की, दिक्कत कर रहा है ऑक्सीजन। इधर 2 है, इधर 1 है, ठीक है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं पहले, ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन 2 है ना, तो इधर मैं 2 लगा देता हूं। उसके बाद यहाँ पे अब क्या, ऑक्सीजन देखो तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है, ये 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे। मैग्नीशियम अब यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब ये क्या बन गई, ये हमारी अब बन गई ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये हमारी हुई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये वाली है हमारी बैलेंस। इससे पहले जो थी वो स्केलेटल थी, यानी अनबैलेंस्ड। 2Mg, यानी ये हमको क्या बता रही है, अब ये इक्वेशन हमको क्या बता रही है, ये इक्वेशन हमको ये बता रही है कि मैग्नीशियम के 2 एटम, मैग्नीशियम के 2 एटम ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे, मैग्नीशियम के 2 एटम ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे, मैग्नीशियम के 2 एटम ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेंगे, और उसके बाद MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बन के आएंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल नहीं बनेगा वहां पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बन के आएंगे वहां पे। ये पता चला हमें इस केमिकल इक्वेशन से, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, कि एक्चुअल में कितने एटम रिएक्ट कर रहे हैं। भाई हमें दिख तो नहीं रहा कि कितने एटम रिएक्ट कर रहे हैं एक बार में, एटम्स की तो भरमार है, एटम तो हमारे पास गिन नहीं सकते, इतने एटम्स हैं, ठीक है। मैग्नीशियम का हमने रिबन लिया है, ठीक है, मैग्नीशियम का रिबन। अब एटम, उस मैग्नीशियम के रिबन में करोड़ों अरबों एटम्स हैं उसमें, ठीक है, उस एक रिबन में अरबों एटम्स हैं, खरबों एटम्स हैं, कई सारे एटम्स हैं, ठीक है। अब कई सारे एटम्स हैं और ऑक्सीजन की भी हमारे पास कमी नहीं है, ऑक्सीजन की भी हमारे पास एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है एटमॉस्फेयर में। तो ऐसा एक भी कारण बता दे कोई हमको कि नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर हम मैग्नीशियम का रिबन लेंगे और ऑक्सीजन तो हमारे पास है ही, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कई सारे एटम्स रिएक्ट करेंगे, मैग्नीशियम का एक ही एटम रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, ऐसा कोई कारण हमारे पास नहीं है।
ऐसा कोई कारण नहीं है भाई। जब कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के और कई सारे एटम्स हैं मैग्नीशियम के, तो ऐसा कोई कारण नहीं बचता कि एक ही एक रिएक्ट करें। मैग्नीशियम के हम अपनी बैलेंसिंग रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, तो रिएक्शन बैलेंस इसी तरीके से इक्वेशन, मैग्नीशियम के दो एटम ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके दो मॉलिक्यूल बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड के, ठीक है। एक्चुअल में ये होगा, ये है रियलिटी, ठीक है। तो ये हो गई एक और एग्जांपल हमने देख लिया कि क्या कहते हैं बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, बैलेंसिंग क्यों जरूरी है। तो अब मैं इरेज कर देता हूं इन दोनों को और अब जल्दी जल्दी देख लो इन सब की डेफिनेशन क्या है। तो ये आ गई स्केलेटल इक्वेशंस की डेफिनेशन। स्केलेटल इक्वेशन ये होती है, बाकी समझ में तो आ ही गया। मेन चीज है कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया, बाकी ये तो लिखने की बात है। स्केलेटल इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। स्केलेटल इक्वेशन जो कि बैलेंस्ड ना हो, जिसमें कि नंबर ऑफ एटम बराबर ना हो। मेन चीज ये है। स्केलेटल का मतलब क्या है, या फिर अनबैलेंस्ड, इसका मतलब क्या है, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है वो बराबर नहीं है। इधर एटम का नंबर कुछ और है, इधर कुछ और नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है, जो कि गलत है, जो कि नहीं हो सकता, ठीक है, क्राइम है, केमिस्ट्री में क्राइम है वो हम नहीं कर सकते। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के बराबर है, ये चीज ठीक है, ये होगा, ठीक है। फिर है कि बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, हम बैलेंस करते क्यों, मतलब स्केलेटल इक्वेशन क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास लॉ है। भाई मैंने क्या कि केमिस्ट्री में क्राइम है, वो स्केलेटल इक्वेशन जो है वो हम नहीं कर सकते। क्राइम कब होता है, जब हम कोई लॉ ब्रेक करते हैं। कोई लॉ है उसको हमने ब्रेक किया तो क्या हो गया, क्राइम किया, यानी हमने कोई लॉ था, कोई नियम था, कोई कानून था, उसको हमने ब्रेक किया तो वो क्राइम हो गया। तो इसीलिए हमारे पास एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो वो क्राइम हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, तो इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो इस वजह से हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये तो वही नोट करने वाली बात। अब जल्दी से देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते कैसे हैं। केमिकल इक्वेशन जो स्केलेटल इक्वेशन है उसको हम बैलेंस करते कैसे हैं, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन इसको, ठीक है। तो इसके लिए एक केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूं पहले मैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हमसे ये कहती है आयरन प्लस वाटर, एनसीईआरटी में ही दी हुई है, एनसीईआरटी से ही लिया मैंने ये, रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे Fe3O4 प्लस H2। Fe3O4 एक कंपाउंड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी जब आयरन और वाटर रिएक्ट करेंगे तब, ठीक है। ये हो गई केमिकल इक्वेशन इस बात की, ठीक है। अच्छा, तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे आयरन के जो है वो 3 एटम है, Fe जो है आयरन का सिंबल है हमारा, आयरन के यहाँ पे 3 एटम है, यहाँ पे 1 एटम है, तो दिख रहा है बैलेंसिंग तो है नहीं इसमें, ठीक है। ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 एटम है, यहाँ पे 4 एटम है ऑक्सीजन के, बैलेंसिंग तो कहीं से नहीं है, यानी ये अभी स्केलेटल इक्वेशन है। अब हमें करनी है बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग करते कैसे हैं, प्रोसीजर क्या है। तो स्टेप 1 जो है हमारा पहला स्टेप है, इनके तरफ बॉक्सेस बना लो, इनके ऊपर बॉक्स बना लो, जो हमारे कंपाउंड्स हैं इनके ऊपर बना लिए हमने बॉक्स, ठीक है। पहला काम तो ये हो गया। अब इन बॉक्स का मतलब क्या है, इन बॉक्स का मतलब इन बॉक्स का ये काम है, इस बॉक्स के अंदर हमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही है, इस बॉक्स के अंदर हमें कुछ नहीं करना, मतलब कुछ हमें ऐड मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स को हमें टच नहीं करना है, ठीक है। बॉक्स को टच नहीं करना, यानी क्या करना चाह रहा हूं मैं कि मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है, ये जो कंपाउंड बना, ये कंपाउंड है, ठीक है। इसमें क्या है, ऐसे मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, आयरन आयरन आयरन, ठीक है, और ऐसे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल बना हुआ है, मतलब यहाँ पे, ठीक है, एक मॉलिक्यूल जैसा यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल बन गया, क्या हो गया, ऑक्सीजन के 4 अच्छा, तो यहाँ पे बना देते हैं ऐसे, ठीक है। कुछ मैंने ऐसे एक रैंडम स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये उसका स्ट्रक्चर है। मतलब हमें इस मॉलिक्यूल से हमें कुछ नहीं करना भाई, हमें किसी एक कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूल चेंज नहीं करेंगे, मॉलिक्यूल चेंज कर दिया कंपाउंड चेंज हो जाएगा, है ना, मॉलिक्यूल चेंज कर दिया तो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा, फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। फिर तो इस बॉक्स के अंदर हमें कुछ नहीं करना, मतलब मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है
Fe3O4 जो है इससे हम कुछ नहीं करेंगे, Fe3O4 का Fe3O4 ही रहेगा, ठीक है। बॉक्स के अंदर हमको कुछ नहीं करना है। अच्छा, तो अब क्या करना है, बॉक्स के अंदर कुछ नहीं करना। तो बॉक्स बनाने के बाद सेकंड स्टेप जो है उसमें आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है। एक टेबल आपको ड्रॉ करनी है, मैं यहां पे बना के दिखा देता हूं, जिसमें कि 3 कॉलम होंगे। तीन कॉलम, यहां पे क्या है, यहां पे आपके एलिमेंट है, यहां पे रिएक्टेंट साइड है, या फिर इसको मैं लिख देता हूं, रिएक्टेंट हम कहां लिखते हैं, लेफ्ट में, ये आपका LHS है और ये आपका RHS है, यानी ये क्या है हमारी रिएक्टेंट और ये क्या है हमारी प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, ये हो गया एलिमेंट रिएक्ट। अब आपको समझ में आ गया इसका मतलब क्या है, एलिमेंट रिएक्टेंट साइड में कितने हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं उसके एटम्स, ठीक है। तो एलिमेंट हमारा क्या है, इस टेबल को फिल कर लेते हैं पहले। एलिमेंट हमारा पहले क्या है, आयरन लिख लेते हैं पहले, आयरन, ठीक है। आयरन के शुरुआत में लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड में कितने एटम है, एक एटम है, 1। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में 3 एटम है, इसके लिख लिया। अगला आइटम क्या दिख रहा है, एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2 एटम है, 2 एटम हो गए। प्रोडक्ट साइड में कितने, प्रोडक्ट साइड में भी 2 हैं, बहुत सही। अच्छा, अब अगला आइटम क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 4 हैं। तो ये पहले तो एक टेबल ड्रॉ कर लेनी है हमको। बॉक्स बनाने के बाद पहले तो हमने टेबल ड्रॉ कर ली, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा स्टेप 2, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्या करें, अब इसके बाद शुरू होती है एक्चुअल बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में हमें करना क्या होता है, हम यहाँ पे इन बॉक्सेस को, इन पूरे पूरे बॉक्सेस को कुछ नंबर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नंबर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि बैलेंसिंग हो जाए नंबर ऑफ एटम्स की, नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो जाए। इन बॉक्सेस को मल्टीप्लाई करेंगे, बॉक्सेस को मल्टीप्लाई करने का मतलब हम पूरे पूरे मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका मतलब क्या है कि वहां पे एक मॉलिक्यूल नहीं है, वहां पे कई सारे मॉलिक्यूल हैं उस कंपाउंड के, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था पहले कि जो हमने सबसे पहला एग्जांपल लिया उसमें हमने देखा था कि वाटर के 2 मॉलिक्यूल बने थे, वहां पे वाटर के 2 मॉलिक्यूल बने थे, ठीक है। तो यानी वाटर का वहां पे एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं है, वाटर के एक सिंगल मॉलिक्यूल को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया बैलेंस करने के लिए, जिससे क्या हुआ, हमें पता चला कि एक्चुअल में वहां पे वाटर के 2 मॉलिक्यूल बने होंगे, ठीक है। तो वही करते हैं, अब शुरुआत करते हैं एक्चुअल बैलेंसिंग की। तो हमें करना कैसे है, तो पहले वो वाला एलिमेंट चुन लेते हैं जिसके की सबसे ज्यादा एटम्स हो, जिसके की सबसे ज्यादा एटम्स हो। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एटम किसके दिख रहे हैं, 4 एटम दिख रहे हैं ऑक्सीजन के, 4 एटम दिख रहे हैं ऑक्सीजन के। तो पहले इसी को बैलेंस कर लेते हैं, ऑक्सीजन से शुरुआत करते हैं। बाकी आप किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं, इससे थोड़ा इजी पड़ जाएगा, तो थोड़ा पैटर्न में चीजें बनने लगेंगी। ऑक्सीजन से शुरुआत करते हैं। ऑक्सीजन के इधर 4 है, ठीक है, ऑक्सीजन के इधर 4 है, इधर 1 है। तो अगर मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरे बॉक्स में, मतलब H2O के 4 मॉलिक्यूल ले लिए मैंने, H2O के 4 मॉलिक्यूल ले लिए, पूरा पूरा H2O जो है हमारा उसके 4 मॉलिक्यूल हो गए यहाँ पे। अब ऑक्सीजन तो हमारी बैलेंस हो चुकी है, ऑक्सीजन तो अब हमारी दोनों तरफ बराबर है, ठीक है। ऑक्सीजन का काम खत्म। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ऑक्सीजन तो अब दोनों तरफ 4 हो गई, ठीक है, ऑक्सीजन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक स्टेप हो गया हमारा। अब इस टेबल में से हम चाहें तो ऑक्सीजन को हटा भी सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमने बैलेंस कर दिया है, ऑक्सीजन हटा भी सकते हैं, मैं नहीं हटा रहा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं अब क्या है। अब हाइड्रोजन तो हमारी बैलेंस है ही पहले से, अब हमें बैलेंस करना है आयरन को, अब हमें बैलेंस करना है आयरन को। तो आयरन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, दिक्कत क्या है, LHS में हमारा 1 है, RHS में हमारे 3 है आयरन के। तो कुछ नहीं, हमें क्या चाहिए, LHS में 3 होते तो हमारी बात बन जाती, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते बॉक्स के अंदर। यहाँ पे हम ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे मैं 3 को हटा के यहाँ पे 1 कर दूं, नहीं करना। बॉक्स के अंदर मैं क्या कहा था, बॉक्स के अंदर हमें कुछ नहीं करना, ऐसा करने से फॉर्मूला चेंज हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो गया, मतलब कंपाउंड चेंज हो गया, वो हम नहीं कर सकते। बॉक्स के बाहर करना है जो भी कुछ। तो अगर मैं LHS वाले बॉक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, LHS वाले बॉक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं बचा, बैलेंस हो चुकी है हमारी इक्वेशन। एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें हमने क्या किया, इधर भी मैंने अब
3 कर दिए। अब देखते हैं आयरन के रिएक्टेंट में आयरन के कितने हैं 3 एटम, प्रोडक्ट में कितने हैं 3 एटम, हाइड्रोजन के अब अच्छा अभी एक मिनट अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, इसमें जैसे मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम बढ़ गए, हाइड्रोजन के एटम इंक्रीज हो गए, कितने हो गए यहाँ पे कितने 2 और 2 का 2 जैसे कितने 4, तो यानी ये टोटल हो गए 8, हाइड्रोजन के अब इधर 8 हो गए, इधर 2 है तो कुछ नहीं, इसको अगर मैं 4 से यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो अब देखते हैं, अब ये इक्वेशन हो गई बैलेंस। अब ये इक्वेशन, पहले मेरा ध्यान नहीं गया हाइड्रोजन की तरफ, हाँ अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब देखते हैं क्या हुआ, दोनों तरफ हम हाइड्रोजन के हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे भी 8 हो गया। अब ठीक है, हाँ आयरन हमारा बैलेंस है, ठीक है 3 यहाँ पे 3 एटम यहाँ पे, हाइड्रोजन हमारा 8 एटम यहाँ पे और 8 एटम यहाँ पे, 8 यहाँ पे 8 यहाँ पे, ठीक है दोनों साइड बराबर। ऑक्सीजन 4 एटम हमारे यहाँ पे, 4 एटम हमारे यहाँ पे, आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों हमारे बैलेंस हो गए। अब ये जो हमारी इक्वेशन बनी, ये हमारी बनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो कि पूरे तरीके से लीगल है केमिस्ट्री में। ये हमें ये वाली इक्वेशन लिखनी होती है, ठीक है, अनबैलेंस्ड या स्केलेटल इक्वेशन हम नहीं यूज करते, हमें बैलेंस्ड इक्वेशन यूज करनी होती है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं बैलेंसिंग के, पहले हमको क्या करना है, बॉक्स बना देने हैं। बॉक्स बनाने का मतलब क्या है, हमें उस बॉक्स के अंदर हमें कुछ नहीं करना, बॉक्स के अंदर हमें कोई चेंज नहीं करना, जो कुछ करना है जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जो भी करना है हमें बॉक्स के बाहर करना है, ठीक है। अब बॉक्स पहले फिर बॉक्स बना के टेबल बना ली, दिक्कत क्या थी वो देख लिया कि एलएचएस में कितने थे, आरएचएस में कितने थे, दिक्कत देख ली कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है। उसके बाद जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स थे जिसके, उससे शुरुआत करें, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के थे, ऑक्सीजन से शुरुआत कर दी। आप चाहे तो किसी से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन से शुरुआत कर दी और फिर बाकी सबको बैलेंस करते चले गए। तो इस मेथड को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, इस मेथड को हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं, ठीक है, ये वाला जो मेथड है। क्योंकि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे चेक कर करके देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने 4 रखा, 4 को मैंने हिट किया यहाँ पे, ठीक है, फिर ट्राई किया कि क्या बैलेंस हो गया, हाँ ठीक है ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन फिर उसके बाद हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया था हमारा, हाइड्रोजन के यहाँ पे 8 हो गए थे, ठीक है 4 लगाने के बाद। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैंने 4 लगाया था, फिर हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए थे, ठीक है, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, फिर मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया, यहाँ पे 4 लगा के, यहाँ पे 4 लगाया, यहाँ पे 4 लगा दिया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। आयरन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया। तो हम अलग अलग जगह पे अलग अलग नंबर्स को हिट कर रहे हैं, मतलब वहां पे पुट कर रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि क्या बैलेंसिंग हो गई, ठीक है, बैलेंसिंग हो गई तो वेल एंड गुड, नहीं हुई तो दूसरा नंबर ट्राई करते, ठीक है, कुछ और मल्टीप्लाई करके ट्राई करते, ठीक है। तो इस मेथड को हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को, स्केलेटल इक्वेशन या फिर अनबैलेंस्ड इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं, जिससे कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वायलेट ना करें, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल, बहुत ही अच्छा। और अगर आपने उस एग्जांपल को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट रह जाएगा। तो अभी आप इसी तरीके से करें, टेबल वगैरह बना के, बॉक्स वगैरह बना के, जो पूरा तरीका है। बाकी विद प्रैक्टिस जैसे ही आप इसके 8 to 10 क्वेश्चंस आप कर लेंगे इस तरीके से, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी 100% कि फिर आपको देख के मतलब बॉक्स वगैरह फिर ऐसे टेबल बनाने की आपको हर बार जरूरत नहीं पड़ेगी। रिएक्शन देखते ही आपको समझ में आने लग जाएगा कि कहां पे क्या मल्टीप्लाई करके रिएक्शन बैलेंस होने वाली है, ठीक है। अच्छा, तो इसका एक और एग्जांपल देखते हैं बढ़िया सा अपना, जो कि है हमारा फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसमें दिख रहा है कैमरे में, हाँ, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बना, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन O2, ठीक है, प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ऑक्सीजन बनाते हैं। ये हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, ठीक है, ये हमारी रिएक्शन किसकी है, फोटोसिंथेसिस की। अब अगर इसमें हम देखें तो यहां पर रिएक्टेंट साइड में कार्बन का 1 एटम है,
लेकिन प्रोडक्ट साइड में कार्बन के 6 एटम है। बैलेंस तो नहीं है ये इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन तो नहीं है। अभी ये क्या है, स्केलेटल इक्वेशन लिखी है मैंने बस। अब इसकी बैलेंसिंग करनी है हमको, तो बैलेंसिंग अब मैं इसकी डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, मैं वो बॉक्स वगैरह नहीं बना रहा, इसकी बैलेंसिंग डायरेक्ट आपको करके दिखा देता हूं कैसे होगी इसकी बैलेंसिंग। तो पहले किसको बैलेंस करने से शुरुआत करें, किसको बैलेंस करने से शुरुआत की जाए, तो शुरुआत कर देते हैं। मुझे दिख रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन के 12 हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, हाइड्रोजन के सबसे ज्यादा दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, और किसी के तो 12 दिख नहीं रहा, हाइड्रोजन के मुझे दिख रहे हैं 12 है। इधर हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन के इधर 2 हैं, इधर 12 हैं, तो यानी दिख रहा है कि क्लियरली अनबैलेंसिंग है। तो अब ये 2 है, ठीक है, इधर 12 है, चलो बॉक्स बना देते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। हाइड्रोजन के इधर 12 है, इधर 2 है, तो मैं क्या कर सकता हूं बैलेंसिंग करने के लिए, मैं अगर इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया रिएक्टेंट साइड में, अब क्या हुआ 6 इंटू 2, हाइड्रोजन के 2 हैं और मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, 6 टू 12 और यहाँ पे भी 12, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। एक काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं इस रिएक्शन में, कार्बन दिख रहा है मुझे, ऑक्सीजन दिख रहा है मुझे, हाइड्रोजन दिख रहा है मुझे, ये एलिमेंट है जो मुझे दिख रहे हैं, इनको कुछ नहीं करना है, ये मैंने बताया था, ये इनको हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं, जो कि रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन रिएक्शन में कोई पार्ट नहीं लेते, ठीक है, रिएक्शन में कोई पार्ट नहीं है इनका, इनको अभी इनके बारे में बाद में बात करते हैं, अभी पहले बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो मुझे दिख रहा है हाइड्रोजन को मैंने बैलेंस कर दिया है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, अब क्या बैलेंस करें, तो ऑक्सीजन को देख लेते हैं एक बार, ऑक्सीजन का क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीजन के यहाँ पे 6 हो गए और 2, 6 यहाँ पे हो गए और 2, 8 हो गए टोटल, ऑक्सीजन के टोटल 8 हैं। इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के 6 और 2 8, ऑक्सीजन बैलेंस है, ऑक्सीजन जो है वो हमारा पहले से बैलेंस्ड है, ठीक है, अभी तक के लिए तो बैलेंस्ड है, ठीक है। अभी देखते हैं कार्बन के साथ, अभी तक तो ऑक्सीजन बैलेंस है हमारा, ठीक है, लेकिन अभी अनबैलेंस होगा, फिर दोबारा बैलेंस करना पड़ेगा। अभी देखते हैं कार्बन के साथ, कार्बन के इधर 6 है, इधर कार्बन के 6 है, इधर कार्बन का 1 है, तो अब कार्बन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इधर 6 है, इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ये 6 तो बॉक्स के अंदर है, इससे मैं कुछ नहीं कर सकता, इधर मैं कर सकता हूं, इधर मैं 6 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं बॉक्स के बाहर, इधर बॉक्स के बाहर जब मैंने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया तब क्या हो गया, 6 का मल्टीप्लाई करने के बाद कार्बन के 6 हो गए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कार्बन का 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 टोटल 6 हो गए, यहाँ पे भी कार्बन के 6 हैं, कार्बन बैलेंस हो गया। अब बात आई ऑक्सीजन की, अब ऑक्सीजन जो है वो दोबारा अनबैलेंस हो गया, पहले अच्छा खासा बैलेंस था लेकिन अब अनबैलेंस कर दिया हमने, कैसे, यहाँ पे 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 ये हो गए 12, इधर कितने हैं 6, ठीक है, टोटल हो गए 18, यहाँ पे कितने हैं लेकिन 6 और 2, यहाँ पे कितने हैं 8, यहाँ पे 8 है, इधर 18 है, ऑक्सीजन अनबैलेंस है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकता हूं, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, यहां पे मैं 6 को हिट कर रहा हूं, यहां पे मैं 6 को हिट कर रहा हूं, मतलब 6 को पुट कर रहा हूं, हिट एंड ट्रायल मेथड है ना, तो यहां पे मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, अब देखते हैं अब क्या हुआ, यहां पे तो 18 है, यहां पे मैं कुछ नहीं किया, अब क्या है, ये 6 होगा यहां पे, ये तो 6 है, अंदर 2 थे, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी प्लस 6 टू जा 12 इज इक्वल टू 18, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग जगह पे अलग अलग नंबर्स को हिट करके देखा, हिट करके मैंने ट्राई किया, इसीलिए इसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। तो ये हमने इस तरीके से हमने पहले हाइड्रोजन को बैलेंस किया, उसके बाद हमें ऑक्सीजन देखा, ऑक्सीजन पहले से बैलेंस है, ठीक है, हमने कार्बन को बैलेंस किया, फिर उसके बाद कार्बन को बैलेंस किया तो ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया, फिर हमने ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर दिया, देख के कि मुझे देखा कि वहां से मैं बैलेंस कर सकता हूं ऑक्सीजन को, इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं इस ऑक्सीजन के साथ में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑक्सीजन बॉक्स के अंदर है, लेकिन इसके ये वाला बॉक्स, और अगर इसके अंदर इस बॉक्स के अगर मैं यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करता तो फिर ये दोनों अनबैलेंस हो जाते, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अगर मैं मान लेते हैं इसके अंदर मैं कुछ छेड़छाड़ करता तो फिर ये दोनों फिर अनबैलेंस हो जाते, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं कुछ मल्टीप्लाई करता, मान लें k मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर, उसके बाद फिर k का मल्टीप्लाई कार्बन में भी होता, हाइड्रोजन में भी होता, फिर इधर ये दोनों अनबैलेंस हो जाते,
इसीलिए मैंने इसमें तो मैंने कहा इसमें तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझे अकेला ऑक्सीजन ही तो बैलेंस करना ना, तो मैंने कहा यहां से बैलेंस हो जाएगा ऑक्सीजन। तो फाइनल बैलेंस हमारी इक्वेशन क्या बनी, 6CO2 प्लस 6H2O से हमें मिलता है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या मिलता है, C6H12O6 जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, प्लस 6O2 इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। तो ये हमारी क्या बन गई है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये हमारी बन गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में, केमिकल रिएक्शन से जब हम केमिकल इक्वेशन बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन से केमिकल मतलब जो सिंबल यूज करते हैं, तब हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि कोई कैटलिस्ट हो और हम उसको ना लिखें। इक्वेशंस के अंदर हमें कैटलिस्ट को मेंशन करना पड़ता है, तो हम उसको कैसे मेंशन करते हैं, एरो के, अगर एरो के इधर उधर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल होते हैं तो उनको एरो के इधर उधर लिख दिया, इनको हम गायब नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा और हम क्या कर सकते हैं, और हम क्या करते हैं, कर सकते हैं नहीं करते हैं, करना चाहिए, इनके साथ इनकी स्टेट भी मेंशन कर देनी चाहिए कि किस स्टेट में यूज हो रहे हैं। तो इनके साथ मैं बताया इनकी स्टेट के लिए हम सिंबल लगा देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट यूज करते हैं वो गैसियस फॉर्म में होती है, तो इसके बाद मैंने ब्रैकेट में G लिख दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, इसके जगह नहीं इसलिए थोड़ा ऊपर लिख दिया है। इसमें मैं क्या करूंगा, वाटर जो लेते हैं वो लिक्विड फॉर्म में लेते हैं प्लांट्स, ये जो बनता है हमारा ग्लूकोज, ये बनता है हमारा सॉलिड। ठीक है, बल्कि इसका एक्वा सॉल्यूशन बनेगा एक्चुअल में, नहीं सॉलिड ही रहेगा, और ऑक्सीजन हमारी गैस रिलीज हो जाती है। इनके साथ हमें इनकी स्टेट भी मेंशन करनी पड़ेगी कि किस स्टेट में हमको ये मिल रहे हैं, ठीक, किस स्टेट में यूज हुए, किस स्टेट में हमको प्रोडक्ट साइड में मिले हमको ये, तो वो भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, जो हमारी इक्वेशन है वो और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाती है। अब इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि कितने मॉलिक्यूल किससे रिएक्ट कर रहे हैं, कैटलिस्ट क्या क्या जरूरी है वो भी पता चल रहा है, और किस स्टेट में हमने क्या कहते हैं जो भी हमने कंपाउंड लिए हैं वो किस स्टेट में यूज हुए हैं वो भी हमें पता चल रहा है। तो ये बन गई हमारी कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये काफी लंबा एग्जांपल था। ठीक है, इसमें हमें कई तरीके से बैलेंस, कई बड़े बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई करने पड़े। तो इस एग्जांपल के बाद आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि बैलेंसिंग किस तरीके से करते हैं। अब मैं कुछ आपको होमवर्क के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा जिनको आपको ट्राई करना है। और बाकी आपके पास जो भी बुक होगी उस बुक में से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। आप इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं मैं यहाँ पे। तो पहली रिएक्शन में लिख रहा हूं H2SO4 प्लस NaOH, इससे हमको मिलेगा Na2SO4 प्लस H2O। ये मैंने पहली इक्वेशन लिख दी। दूसरा एग्जांपल हम लिख देते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या लिखा जाए, दूसरा एग्जांपल हम लिख लेते हैं CO2 प्लस H2, इसके बाद हमारा प्रोडक्ट बनता है CH3OH, और इसमें हमें रिक्वायरमेंट होती है 340 ATM प्रेशर की। ये प्रेशर की यूनिट है ATM, मतलब हमें 340 ATM जो है वो प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों पे, तब जाके ये रिएक्शन आगे होगी। अगर हम ये अप्लाई नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो इसका बैलेंसिंग से कोई लेना देना नहीं है। बैलेंसिंग आपको सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना होता है। तो थर्ड वाला एग्जांपल है हमारा N2 प्लस O2 से प्रोडक्ट बना हमारा NO। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, इस एग्जांपल को तो आंख बंद करके कर देना चाहिए, इसमें तो 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगना चाहिए। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं CH4 प्लस O2, इसको हमने बर्न किया
कंबशन रिएक्शन होगी, ये तो समझ में आ रहा होगा। ये हमारा मीथेन है, ये हमारा ऑक्सीजन है। कंबशन रिएक्शन होगी, इसके बाद बनेगा हमारा CO2 प्लस वाटर। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए आपके होमवर्क के लिए। पहले मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को NaOH से रिएक्ट करवाया है, उसके बाद क्या होना है, सोडियम सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ 340 atm प्रेशर, क्या बना हमारा, ये हमारा मिथेनॉल। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं मिथेनॉल, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अपने 4th चैप्टर में। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, और ये क्या है हमारा, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। नंबर ऑफ एटम्स को आपको बैलेंस करना है दोनों तरफ, बस इतना सा काम है बैलेंसिंग का। बाकी अगर आपने ये लेक्चर ढंग से पूरे लेक्चर देखा होगा और आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, और आप वो जो फोटोसिंथेसिस वाला क्वेश्चन था उसको आप एक और बार प्रैक्टिस करेंगे, और एक रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन उसको भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि आगे आपको कभी भी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस कॉन्सेप्ट में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकती अगर आपने इस वीडियो को ढंग से फॉलो किया। जो जो मैं कह रहा हूं वो आपने फॉलो किया हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो ये वीडियो आया हो, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।